हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह सीआरपीसी के सेक्शन 177 से 180 जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड से डील करता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। जो चैप्टर 13 है वो स्टेट करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। देखो, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी अथॉरिटी की कंपिटेंस, कि वो अथॉरिटी किस चीज़ को हैंडल कर सकती है। अब क्रिमिनल कोर्ट्स के केस में क्या होगा कि क्रिमिनल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन यानी क्रिमिनल कोर्ट्स की कंपिटेंस कि किसी एक क्रिमिनल केस को एंटरटेन करने की, उस क्रिमिनल केस को हैंडल करने की, तो वो होता है क्रिमिनल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन। अब हम बात करते हैं कि एक इंक्वायरी क्या होता है। देखो, इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। पहले होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस की, जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट की जाती है। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है किसी क्रिमिनल केस में, वो होती है इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है, मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। तो ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। अब इसके बाद जो अगली स्टेज होती है वो ट्रायल की। अब जो वर्ड ट्रायल है, ट्रायल भी सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन ट्रायल वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें कि या तो एक्यूज्ड की कन्विक्शन होती है या फिर उसको एक्विट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। दोनों ही इंक्वायरीज और ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 177 की सीआरपीसी के। सेक्शन 177 का मार्जिनल नोट कहता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। मतलब इंक्वायरी और ट्रायल, ये दो टर्म्स आपको ध्यान से समझनी है। इंक्वायरी और ट्रायल दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं और इनका ऑर्डिनरी प्लेस क्या होगा, ये सेक्शन 177 कहता है। आइए अब जानते हैं सेक्शन 177 क्या कहता है। Every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. सेक्शन 177 सिंपली ये डिफाइन करता है कि कोई भी एक ऑफेंस है उसे इंक्वायर किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा। मतलब उस ऑफेंस की इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा की जाएगी और उसे ट्राई किया जाएगा उसी कोर्ट के द्वारा जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया हो। सपोज करो कि एक प्लेस है, एक जगह है जिसका नाम है ए, वहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है। वो कोई भी ऑफेंस हो सकता है। उसकी जो इंक्वायरी होगी या उसे जो ट्राई किया जाएगा, जो ट्रायल होगा कोर्ट के द्वारा, वो उसी प्लेस में होगा जहाँ पर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है और जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया गया है। अब जो वर्ड ऑफेंस है ये आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 40 में, जिसका मतलब होता है अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। यानी आईपीसी के द्वारा जिस चीज़ को पनिशेबल बनाया गया है वो है ऑफेंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 178 की, जिसका मार्जिनल नोट कहता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। मतलब इंक्वायरी का प्लेस और ट्रायल का प्लेस कहाँ पर होगा। सेक्शन 178 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि व्हेन इट इज़ अनसर्टन इन विच ऑफ सेवरल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। जब हमें ये नहीं पता कि ऑफेंस कहाँ पर कमिट किया गया है, ये अनसर्टन है कि जैसे मान लो दो या दो से ज़्यादा एरियाज़ हैं, उनमें से हमें ये नहीं पता कि किस एरिया में ऑफेंस कमिट किया गया है। ठीक है, ये क्लॉज ए ये कहता है। अब क्लॉज बी क्या कहता है कि वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। क्लॉज बी कहता है कि जब एक ऑफेंस पार्टली एक लोकल एरिया में किया गया हो और थोड़ा उसका पोर्शन जो है वो दूसरे किसी लोकल एरिया में किया गया हो। मतलब दो एरियाज में वो ऑफेंस किया जा रहा है पार्टली। और जो इसका क्लॉज सी है वो क्या कहता है कि व्हेन एन ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग वन एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। जो तीसरा क्लॉज है, इसका क्लॉज सी है, वो कहता है कि ऑफेंस एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस हम कह सकते हैं जैसे कि किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया, एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। और एक से ज़्यादा लोकल एरियाज में वो उसे उसकी जो कमीशन है वो कंटिन्यू है। क्लॉज डी क्या कहता है, वेर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज। डिफरेंट लोकल एरियाज में अलग अलग एक्ट्स हो रहे हैं। अभी हमने जो ए से लेकर डी तक क्लॉजेस पढ़े, अब इसमें अब क्या है कि इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट, कि वो जितने भी ये इंस्टेंसेस हमने पढ़े हैं, अब जो ऑफेंस है वो इंक्वायर किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा जिसका जुरिस्डिक्शन होगा ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज़। मतलब इनमें से किसी भी एरियाज़ में, जैसे मान लो दो एरियाज़ हैं उनमें कोर्ट्स हैं, अब इन क्लॉजेस के बेसिस पे ही कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन तय होगा। और आसानी से समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें नहीं पता कि किस एरिया में ऑफेंस कमिट किया गया है।
दो एरियाज़ हैं तो उन दोनों में एरियाज़ के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा उस ऑफेंस को इंक्वायर करने का और ट्राई करने का। ठीक है, ये क्लॉज ए का एग्जांपल था। क्लॉज बी क्या कहता है कि जब एक ऑफेंस पार्टली एक एरिया में किया गया हो और पार्टली दूसरे एरिया में, जैसे ए एक एरिया है और बी दूसरा एरिया है, तो दोनों के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होगा। तो क्लॉज सी में हमने क्या पढ़ा था, एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, मतलब एक एरिया में वो ऑफेंस है और दूसरे एरिया में भी वो रहता है, तो दोनों कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होगा अगर तो वो ऑफेंस दूसरे एरिया में भी कमिट किया जा रहा है, मतलब एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होना चाहिए। क्लॉज डी कहता है कि जब सेवरल एक्ट्स हैं और अलग अलग एरियाज़ में होते हैं तो दोनों एरियाज़ के ही जितने भी एरियाज़ हैं उनके कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 179 की, जिसका मार्जिनल नोट कहता है ऑफेंस ट्राइबल व्हेन एक्ट इज़ डन और कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज। देखो, जो इसमें वर्ड कॉन्सिक्वेंस है, इसका मतलब तो हम सबको पता है कि रिजल्ट होना या किसी चीज़ के बाद होना, और एनसीयू का मतलब होता है टू अकर आफ्टरवर्ड्स, मतलब एक एक्ट हुआ और उसके बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस होना। व्हेन एन एक्ट इज़ एन ऑफेंस, जब एक एक्ट है वो एक ऑफेंस है, वो किस वजह से ऑफेंस है, बाय रीज़न ऑफ एनीथिंग, किसी भी रीज़न की वजह से, विच हैज़ बीन डन, जो हो चुका है, एंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस विच हैज़ एंस्यूड। देखो, इसमें क्या है कि एक एक्ट है, वो एक ऑफेंस क्यों है, किस वजह से ऑफेंस है, वो इस वजह से है क्योंकि कोई एनीथिंग, कोई भी चीज़ की जा चुकी है, एंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस विच हैज़ एंस्यूड, और उस एक्ट की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस आया है। ऑफेंस को इंक्वायर किया जा सकता है और ट्राई किया जा सकता है उस कोर्ट के द्वारा जिसके जुरिस्डिक्शन में वो चीज़ की गई है, सच थिंग हैज़ बिन डन, या फिर वो कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ है, वो कॉन्सिक्वेंस आया है, वो रिजल्ट आया है। अब इसको एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। मान लो दो एरियाज़ हैं, एक एरिया ए है, एक एरिया बी है। एक पर्सन को एरिया ए में इंजरी पहुंचाई गई, बहुत बुरी तरह से उसे मारा गया। ठीक है, वो पर्सन जो विक्टिम है, जिसे मारा गया है, वो दूसरे एरिया में जब जाता है, वो एरिया बी है, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। यानी एक एरिया में उसे इंजरी पहुंचाई गई है, दूसरे एरिया में जाकर उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसा क्या होगा, इसमें एक्ट का कहाँ पर हुआ है, एक्ट हुआ है जब इंजरी पहुंचाई गई, यानी एरिया ए में एक्ट किया गया है। और कॉन्सिक्वेंस कहाँ एंस्यू हुआ है, उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डेथ। यानी जो उस पर्सन को मारा गया, उसे इंजरी पहुंचाई गई प्लेस ए में, प्लेस बी में उसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस। तो अब किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, जिस जगह पर मारा गया है, जहाँ पर डेथ हुई है। तो इसका आंसर क्या है कि दोनों ही एरियाज़ में दोनों कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हो सकता है, जहाँ पर उस पर्सन को इंजरी पहुंचाई गई है, जहाँ पर एक्ट हुआ है, और जहाँ पर उसकी डेथ हुई है, यानी जहाँ पर कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ है, कॉन्सिक्वेंस आया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 180 की। सेक्शन 180 और सीआरपीसी का मार्जिनल नोट कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। आइए अब हम इसको समझते हैं। सेक्शन 180 की वर्डिंग क्या कहती है, वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस, एक एक्ट है, वो एक ऑफेंस है, और वो ऑफेंस क्यों है, बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट। मतलब जो एक्यूज एक्ट कर रहा है उसका रिलेशन है किसी दूसरे एक्ट से, विच इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस, यानी दोनों ऑफेंस का रिलेशन है। और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ़ द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, यानी एक जो एक्ट है जो कि ऑफेंस है, वो किस वजह से है, या तो वो दूसरा एक्ट भी ऑफेंस है, या जो दूसरा वाला जो एक्ट है वो एक ऑफेंस होता अगर एक्यूज उसको करने का कैपेबल होता, उसको करने के काबिल होता। तो जो फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस है, जो हमने पहले वाला पढ़ा था, मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन ईदर एक्ट वाज डन। तो यानी जो वो एक्ट है एक्यूज्ड का, जो कि किसी दूसरे ऑफेंस से मिलता जुलता है, उसका रिलेशन में है, वो उसको इंक्वायर किया जा सकता है और उसे ट्राई किया जा सकता है, यानी उसका ऑफेंस का ट्रायल हो सकता है एक कोर्ट के द्वारा जिसके जुरिस्डिक्शन में इन दोनों में से कोई एक एक्ट कमिट किया गया हो। इसमें कहने का मतलब क्या है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बन जाता है जिस जगह पर एक एक्ट कमिट किया गया हो, और वो एक्ट किस वजह से एक ऑफेंस बन जाता है, किसी दूसरे ऑफेंस के साथ रिलेशन होने से। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। हम एक अबेटमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो दो एरियाज़ हैं, हमें पता करना है कि किस एरिया में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। एक एरिया है ए जिसमें कि ऑफेंस, अबेटमेंट का ऑफेंस किया जाता है, जिसमें अबेटमेंट हो रही है किसी ऑफेंस की। दूसरे एरिया में उस अबेटेड ऑफेंस को कमिट किया जा रहा है, मतलब एक में इंस्टिगेशन हुई, अबेटमेंट हुई, और दूसरे एरिया में
उसको क्राइम को परपिट्रेट किया गया, उस एक्ट को कमिट किया गया। तो अब जो अबेटमेंट वाला एक्ट है, जो फर्स्ट एक्ट है जो एक एरिया में किया गया था, वो दूसरे एक्ट से रिलेटेड है ना, वो दूसरे एक्ट से रिलेटेड है। तो दोनों ही एक्ट मिलते जुलते हैं, यानी अबेटमेंट का और जो अबेटमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका, जो एक्ट कमिट किया गया, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या होगा कि दोनों ही कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। दोनों में से कोई भी कोर्ट ट्राई कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है उस ऑफेंस को, जहाँ पर अबेटमेंट की गई या जहाँ पर जो एक्चुअल एक्ट है वो कमिट किया गया। यानी एरिया ए वाले कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है और एरिया बी वाले कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।